ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, अब आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड के कोडरमा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इसे हमने औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के लिए बहुत कोशिश की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड की भूमि पर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और सियासत विधानसभा चुनाव को लेकर तेज है। बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो भी जारी किया गया। कल प्रधानमंत्री मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए थे झारखंड में, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार भर रहे 3 जनसभाओं का संबोधित करेंगे। और ऐसे में कोडरमा झारखंड की सीट पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता से वोट की अपील करेंगे। तो 2 चरणों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में दिग्गजों की रैलियां लगातार जारी है। 1947 में देश आजाद हुआ था। कांग्रेस को देश की जनता ने शासन करने का अवसर दिया था। एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था, लेकिन क्या कभी किसी ने गरीबों के लिए ईमानदारी से कोई योजना चलाई? बहनों और भाइयों, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मीडिया ने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका एजेंडा क्या होगा? मोदी जी ने कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि हर गांव का विकास होगा, हर नगर का विकास होगा। गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब का विकास होगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। देश का सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, ये आज आप देख रहे होंगे। कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब चीन हमारे देश के अंदर घुसता था, और आज आप देख रहे होंगे, समाचार रोज पढ़ रहे होंगे, आज चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं और वहां पर भारत की सेना गश्त कर रही है। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुनकर के ही कंपकपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को जैसे लगता है अब जब उसको कहीं सुनवाई नहीं होती तो यूएन में कहता है, उसको सपने आते हैं, कहता है कि भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, हमारी जान बचाओ। सरकार तो ऐसे होनी चाहिए जो दुश्मन के दिल को दहला सके, और यही आज भारत की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, आप सोचो, ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कश्मीर की समस्या दी थी। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान कर दिया। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी, इनको जब भी अवसर मिला, इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, प्राकृतिक संसाधनों पर लूट मचाने का इन्होंने कार्य किया। यही तो करते रहे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह क्षेत्र अपराध की खदानों के लिए जाना जाता है। यहां पर
तमाम नए प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, प्रकृति की गोद में मौजूद हैं, लेकिन नियत सही हो। एक गरीब को एक ट्रॉली बालू नहीं मिलता घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। शराब माफिया फल फूल रहे हैं, वन माफिया और भू माफिया सिर तान करके चल रहे हैं। और इसी ने कहने के लिए आए हैं, ये माफिया का उपचार केवल भाजपा है, भाजपा। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया ऐसे सीना तान करके चलते थे, ऐसे चलते थे। इनके लिए गरीब की कोई कीमत नहीं थी, किसान की कोई कीमत नहीं थी, नौजवान की कोई कीमत नहीं थी, बहन और बेटी का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया, तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भूमाफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। भूमाफिया नहीं, खनन माफिया भी नहीं, वन माफिया भी नहीं, पशु माफिया भी नहीं, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया भी नहीं। आज तो कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया, यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है। भाजपा की सरकार लाइए, गरीब को उसका हिस्सा भी मिलेगा, गरीब को उसका सम्मान मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड की सुविधा, जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं उसको आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान की सुविधा। और देश के अंदर एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी जैसा इंडी गठबंधन भी है। दोनों गारंटी दे रहे हैं, लेकिन दोनों की गारंटी में अंतर है। मोदी जी की गारंटी है हर गरीब को मकान देने का, मोदी जी की गारंटी है हर नौजवान के हाथ को कार्य देने का, रोजगार देने का। मोदी जी की गारंटी है हर किसान के सम्मान का। मोदी जी की गारंटी है हर बहन और बेटी की सुरक्षा का। और उनके लिए वे योजनाएं जो उनके हित के लिए आगे बढ़ रही है, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से यहां पर लागू करने का। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। खबरों में बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी चयन पर यूपी सरकार के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने की व्यवस्था बनाई जा रही है। व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या फिर नहीं? कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम लेने की कोशिश तो नहीं? दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 अखिलेश यादव ने एक बार पोस्ट करके फिर से राज्य सरकार का घेराव किया है। प्रशांत कुमार को पूर्णकालिक डीजीपी बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्हें 2 साल का फिक्स कार्यकाल देने की भी चर्चा हो रही है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन और निर्देशावली 2024 को मंजूरी मिल चुकी है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी चयन। तो कमेटी के मुख्य सचिव और यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति इसमें शामिल होगा। यूपी
पीएससी के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति कमेटी में होंगे। एसीएस या प्रमुख सचिव गृह एक रिटायर्ड डीजीपी कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी पद के लिए कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। एक बार चुने जाने पर 2 साल तक डीजीपी को कार्यकाल मिलेगा। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से डीजीपी चयन को लेकर राज्य सरकार का घेराव किया है और साफ तौर पर कहा कि जो ये नियमों में बदलाव कर रहे हैं क्या वो 2 साल टिक पाएंगे। सवालिया निशान, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2027 में उनकी सरकार आएगी और कल ही शिवपाल यादव ने अधिकारियों को चेताया भी था और ऐसे में एक बार फिर से डीजीपी चयन को लेकर सियासत तेज हो गई है। तो डीजीपी चयन को लेकर अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट पोस्ट भी किया, राज्य सरकार का घेराव भी किया और साथ ही ये भी सवाल उठाए कि क्या दिल्ली के हाथों से कमान अब लखनऊ के हाथों में जाएगी। तो इस खबर तो लगातार इस पूरे मामले पर सियासत तेज है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विधायक अखिलेश यादव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अखिलेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डीजीपी के मुद्दे पर अब सियासी घमासान तेज हो गया अखिलेश जी। घमासान कोई तेज नहीं हुआ है, ये तो सरकार की साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं को बर्बाद कर देंगे। वर्तमान डीजीपी महोदय का ही कार्यकाल 2 साल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यह कह रही है और कर रही है। तो परेशानी क्या है अखिलेश जी? डीजीपी चयन पर 2006 में ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, आज उसको लागू करती हुई राज्य सरकार नजर आ रही है। परेशानी हमारी नहीं है, परेशानी भारतीय जनता पार्टी वालों की है कि दिल्ली वालों का काम लखनऊ वाले क्यों करने लगे। अच्छा, तो कहीं न कहीं फर्क हो रहा है। तो अखिलेश जी आपको लग रहा है दिल्ली वालों के हाथों से कमान खींचने की कोशिश योगी सरकार कर रही है? लखनऊ वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से अधिकारियों की ही बात की जा रही है। अधिकारियों के नाम पर ही अगर इस तरीके से सियासत है तो कल जिस तरीके से शिवपाल यादव ने अधिकारियों को चिताया था उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सरकार किसी अधिकारी के पोस्टिंग का नहीं है। सरकार संवैधानिक और परंपरागत प्रक्रियाओं की है। कोई व्यवस्था सकारात्मक परिवर्तन होता है तो अच्छी लगती है। एक व्यवस्था जब थी कि डीजीपी की पोस्टिंग के लिए नाम भेजे जाते थे तो आखिर ऐसी आवश्यकता क्या लगी कि नई नियमावली उनको बनानी पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं दिल्ली और लखनऊ के दोनों में फर्क है, विरोधाभास की स्थिति है। लखनऊ वालों तो इस विरोधाभास का अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी पूरा फायदा उठाएगी? फायदा तो पूरी कानून व्यवस्था का सवाल है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को होना चाहिए। जो नहीं हो पा रहा है, कानून व्यवस्था के हालात दिन पर दिन खराब होते चले जा रहे हैं। इसी कानून व्यवस्था पर अखिलेश जी सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक पुलिस एक्ट बनाने के लिए कहा था जिससे डीजीपी के चयन की व्यवस्था को दबाव से मुक्त रखा जाए। तो एक बार फिर से राज्य सरकार उसी पर काम करती हुई नजर आई, लेकिन बहुत लेट हो गया नहीं? 2 साल बचे हैं राज्य सरकार के कार्यकाल में और ऐसे में ये अहम निर्णय लिया गया। इसके पीछे राज्य सरकार का मकसद क्या होगा, मोटिव क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार दबाव में है तभी तो ऐसा निर्णय ले रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि दबाव मुक्त होना चाहिए, या ऊपर वालों के दबाव में है इसलिए नई नियमावली बना रहे हैं। तो ये 2 साल रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, लेकिन नियमावली बना रहे हैं। 2 साल रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे इसका तो वक्त और इसका निर्णय तो जनता लेगी। पहले से पोस्टर में भी आप लोग लिख रहे हैं 27 के सत्ताधीश हो, इस तरीके के महानायक जननायक बातें जो लिख रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है समाजवादी पार्टी? कतई तौर पर समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ रही है। हमारे कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी फिर 2022 के विधानसभा चुनाव को याद कर लीजिए, क्या कुछ आंकड़े दिए गए थे, इतने पर जीत दर्ज की जाएगी, लेकिन वो तो संभव नहीं हो पाया। तो अपनी मियां मिठूर नहीं किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से? पूरे अतीत का इतिहास हमें मालूम है, उसी को आधार बना करके हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं।
कार्यकर्ताओं के जोश और उल्लास को रोका नहीं जा सकता। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों का ये असर है कि समाजवादी पार्टी पहले से ही बोल रही है कि वो 2027 में सत्ता पर आएगी और सत्ता में काबिज हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। जनता के जिस तरह से रुझान है, इस तरह से पीडीए की ग्राह्यता लोगों में हो रही है और अखिलेश यादव को लोग पसंद कर रहे हैं, तो 27 में निश्चित तौर पर जो नारा लग रहा है वो सच साबित होगा। चलिए अखिलेश जी, ये तो जनता तय करेगी कि जनादेश क्या आता है, क्या कुछ देती है। 2027 में सत्ता की चाबी किसके हाथों में थमाती है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। खबरों बढ़ते आगे। राजस्थान उपचुनाव का संग्राम शुरू हो चुका है। सीएम भजन लाल शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उपचुनाव में पायलट और किरोड़ी का भी इम्तिहान है। परिणाम से कई नेताओं का सियासी कद तय किया जाएगा। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में उपचुनाव में सीएम भजन लाल शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर है। उपचुनाव में न सिर्फ सीएम भजन लाल शर्मा की बल्कि सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा की भी साख दांव पर है। उपचुनाव से परिणाम से इन नेताओं का सियासी कद तय किया जाएगा। चुनाव हारने की स्थिति में विरोधी खेमा सीएम भजन लाल शर्मा को बदलने की मांग भी तेज कर सकता है। इन उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए भी पहली परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने जून में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य में पार्टी की कमान संभाली है। दौसा उपचुनाव में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की साख दांव पर लगी है। यहां से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। दौसा किरोड़ी लाल और सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। इसी प्रकार टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से सचिन पायलट की साख दांव पर है। यहां से कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। राज्य की झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खीवसर, चौरासी, सुरुम्बर और रामगढ़ सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। इनमें से 4 कांग्रेस के पास थी, जबकि भाजपा, भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के पास एक-एक सीट थी। उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जनता का जनादेश क्या आएगा देखना अहम होगा, लेकिन इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार धीरे धीरे तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री शर्मा और दूसरे पार्टी नेताओं ने कई रैलियों को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों की चर्चा की है और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। तो उपचुनाव को लेकर लगातार राजस्थान में सरगर्मियां तेज है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी संवाददाता जयपुर से जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, क्योंकि उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी उठापटक का भी मंजर है और कई दिग्गज नेता हैं जिनकी इस बार जो इज्जत है वो दांव पर लगी है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्या कुछ सियासी मंजर? राजस्थान में जो 7 सीटें हैं उन पर 13 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन कमोवेश कम वक्त बचा है प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि 5 दिवसीय जो त्योहार रहा उसमें चुनाव की जो प्रचार प्रसार की जो चीजें थी उसमें काफी कमी देखने को मिली। लेकिन अब जैसे ही सोमवार का दिन शुरू हुआ, प्रचार प्रसार में दोनों ही पार्टियां और जिन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की दावेदारी ज्यादा है वहां पर अपने अपने जोर आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका है। राजस्थान भाजपा इस बार सरप्लस में है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव में भारी जीत के बाद लोकसभा में एक बड़ा झटका मिला, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें हारी। तो अब कमोवेश राजस्थान में ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसे लेकर लगातार बैठकें करके भाजपा के तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि चुनाव में जो भी प्रत्याशी से जीत दिलाएंगे उन्हें पार्टी की ओर से एक जो उच्च पद है वो कहीं ना कहीं उनसे संबोधित किया जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है कुलदीप, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन कौन इस डूबती नैया में पार लगा पाता है। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरें बढ़ते आगे। संगम नगरी प्रयागराज में गोल्डी मसाले ने अपना 33वां विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका उद्घाटन कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदीप गोयनका और प्रयागराज के जॉइंट मजिस्ट्रेट अनुभव सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। कार्यक्रम में विक्रेताओं को लकी ड्रॉ के जरिए 251 से ज्यादा गिफ्ट दिए गए। इस गोल्डी वार्षिक दूध विक्रेता सम्मेलन में प्रयागराज के आसपास के जनपदों के विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कंपनी ने अपने नए उत्पाद भी लॉन्च किए।
प्रयागराज का ये दूध विक्रेता सम्मेलन है, इसका 33वां वर्ष इस बार मनाया जा रहा है। प्रयागराज में बहुत पुरानी प्रथा रही है कि दीपावली के दूज के बाद व्यापारी और महाजन अपना खाता नया पुराना करते थे। वो लोग पिछला भुगतान करने के बाद नए सौदे दिखाते थे और व्यापारी महाजन जो है उसमें कुछ ना कुछ उनको अतिरिक्त उपहार देता है। इसको 33 वर्ष पहले कंपनी ने एक दूध विक्रेता सम्मेलन के रूप में एक अपॉर्चुनिटी के एक व्यापार की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और इसका एक हम लोग स्कीम बनाकर एक एक्स्ट्रा स्कीम बनाकर दुकानदार भाइयों को प्रदान करने लगे। और मुझे इस बात का बड़ा खुशी है, बड़ा हर्ष है और ये बताते आपके बीच में बड़ा गौरव महसूस होता है कि हमारे दुकानदार भाई पिछले 33 वर्षों से इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे और अतिरिक्त मुनाफा हम उनको प्रदान करते हैं। गोल्डी समूह द्वारा आज प्रयागराज की धरती पर लगातार 33वां साल दूध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के सभी दुकानदार भाइयों के लिए आसपास के क्षेत्र के एक अलग वनडे स्कीम चलाई गई, जिसमें हमारे सभी दुकानदार भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें एक जो हमारे पूरे भारत में स्कीम ये रिश्ते बनाए पीढ़ियों से चल रही थी, उसके अलावा ये स्पेशल दूध स्कीम लॉन्च करी गई, जिसमें प्रयागराज के लिए 5 मोटरसाइकिल, 5 LED टीवी, इस तरह से 251 इनाम घोषित किए गए। गोल्डी ने हाल ही में नई फ्रेश लॉक पैकेजिंग गृहिणियों के लिए खास तौर से लॉन्च करी है, जिसके अंदर फ्रेश लॉक की सुविधा है, जिससे मसाला शुद्ध रहता है, हाइजीनिक रहता है, मॉइस्चर फ्री रहता है। इसके साथ ही गोल्डी ने डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया है, जिसका काम चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे मैनुअल वॉश हो, रंगीन कपड़े हो या सफ़ेद कपड़े हो, उसमें काम आता है। गोल्डी की 44 साल की यात्रा में ये 33वां साल है प्रयागराज के दुकानदारों के लिए स्कीम लगाते हुए, और हमें बड़ा विश्वास है कि आज 1700 वितरक भाई पूरे भारतवर्ष में और लगभग 15 देशों में गोल्डी का निर्यात करने के बाद भी हम अपनी उस परंपरा से लगातार जुड़े हुए हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।